हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो देखिए, हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन यहाँ पे एस चंद लखमीर सिंह बुक का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 51 में? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द थ्री एलिमेंट्स दिस आर। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस एलिमेंट। तो भैया पहले में क्या दे रखा भाई साहब? पहले में 32 दे रखा है, एक्स 32। अच्छा, तो आपने 32 दे रखा है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो X इज अ मेटल। चलो भैया, तो 32 को हम अरेंज करते हैं। तो 32 को यदि मैं अरेंज करूंगा बेटा, तो देखिए फर्स्ट शेल में अपने पास में 2, फिर 2, फिर 8, फिर अगेन 8, तो कितने हो गए? 8 8 16 और 2। ठीक है ना? 16 2 18। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, 32 कैसे दे दिया। और अदरवाइज हमारे पास 32 का हम डायरेक्टली एटॉमिक नंबर यदि देखते हैं तो हम्म, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है बच्चों, ये मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। 32 नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है 287, 287। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। बेटा ये क्या है? क्लोरीन है। क्या है ये? क्लोरीन, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 17 है। और क्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल। तो सेकंड स्टेटमेंट दिया वाई इज अ मेटल, जो कि गलत हो गया। थर्ड वाले में देखिए 282, मतलब 10 और 2 12, 12 यानी कि मैग्नीशियम। तो जेड जो है वो क्या है बेटा? जेड आपका मेटल है। जेड आपके पास क्या है? मेटल। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसने नॉन मेटल दिया है। डी वाला ऑप्शन, वाई इज नॉन मेटल एंड जेड इज मेटल, बिल्कुल सही। वाई नॉन मेटल है और जेड क्या है? मेटल है, बिकॉज वाई आपकी क्लोरीन है और जेड आपका क्या है? मैग्नीशियम। क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम का होता है, एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का होता है। Done। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48। द एटॉमिक नंबर ऑफ द फोर एलिमेंट ए बी सी डी आर 6 8 10 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। द टू एलिमेंट विच कैन रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड आर। देखो बेटा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया गया है 6 8 10 और 12। देखो बेटा, 6 नंबर किसका होता है? आपको पता होना चाहिए। 6 कार्बन का होता है। 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। 10 किसका होता है बेटा? 10 होता है आपका नियॉन का। और 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इसमें से कौन है जो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ऑल यू नो बच्चों कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए, नियॉन तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। नियॉन तो रिएक्ट करेगा नहीं क्योंकि इसका ऑक्टेट फुल हो चुका है, 2,8। 2,8 नियॉन 10 है ना? तो नियॉन 10 है, मतलब बेटा इसका है 2,8, तो ये रिएक्ट करेगा नहीं। बचा क्या अपने पास? मैग्नीशियम पक्का करेगा क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है। और मैग्नीशियम के साथ कौन आकर के भिड़ेगा बेटा? ऑक्सीजन। क्या भिड़ेगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया बी और एक हो गया डी। तो जो अपना बॉन्ड बनेगा बेटा आयनिक बॉन्ड, वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बनेगा। दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कंपाउंड बनेगा MgO। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी एंड डी। तो करेक्ट आंसर इज डी। किसके किसके बीच में बॉन्ड बनेगा? बी एंड डी के बीच में। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 करते हैं हम। 49। द एटॉमिक नंबर ऑफ फोर एलिमेंट्स पी क्यू आर एस आर 6 10 12 एंड 17। यार सबसे पहले इनके नाम लिख लो। 6 होता है कार्बन, 10 होता है नियॉन, 12 होता है मैग्नीशियम और 17 होता है क्लोरीन। विच ऑफ द टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड। देखो बेटा, आयनिक होता तो एक मेटल लगता और एक नॉन मेटल लगता, बट यहां पर कह रहा है कि कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा, नियॉन को तो पहले ही रेस के बाहर कर दो, क्योंकि नियॉन जो है बेटा वो क्या है अपने पास में? इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका होता है, 2,8। तो ये तो न बॉन्ड बनाने में भाग ले ही नहीं सकता। ये इनर्ट है, नोबल है, इनएक्टिव है, जो कहना हो इसको कह लो, है ना? आपके पास अब कह रहा कोवेलेंट कंपाउंड। ऑल यू नो बच्चों की कोवेलेंट कंपाउंड किस में बनता है? या तो मेटल मेटल में या नॉन मेटल में। तो भाई साहब यहाँ पे कार्बन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो इन दोनों में बनेगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन ए पे खेल रहा है, सॉरी पी पे खेल रहा है कार्बन, और एस पे खेल रही है कौन? क्लोरीन। तो आंसर होगा पी एंड एस। पी एंड एस। तो करेक्ट आंसर होगा पी एंड एस। यस, इसी तरीके से बच्चों कोडिंग वाले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि कार्बन एंड क्लोरीन, आपको दे देगा ऐसे कुछ नंबर, आपको पहचानना पड़ेगा और उसके बाद आपको टिक लगाना पड़ेगा। डन। 52 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय द आयनिक कंपाउंड। भाई आयनिक कंपाउंड में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है? सॉल्युबल इन वाटर होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। क्या बात कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो भैया? सॉलिड स्टेट में कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नो वे। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है? बी इज द करेक्ट आंसर। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट, ये भी होता है। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं होती है। ठीक है ना? बिल्कुल सही।
द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16। भैया तुरंत दिमाग लगाओ कि 16 किसका होता है, तो 16 होता है सल्फर का। किसका होता है? सल्फर का। और यदि 16 का तुम कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो पहले में 2, दूसरे में 8, 2 8 हो गए 10, और अगले में कितने? 6। 6 मतलब 8 बनाने के लिए भाई साहब 2 की दरकार है। 2 की क्या है? दरकार, मतलब 2 की भूख है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की भूख है। तो बेटा सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेके -2 बनाएगा, मतलब ये नॉन मेटल है। आगे देखते हैं। द सिंबल ऑफ आयन फाउंड बाई ऑन एटम इज गिवन बाई। लो बातों बातों मैंने बता दिया। कह रहा कि अगर ये एलिमेंट एक्स है 16 नंबर वाला, तो इसका आयन कैसे बनेगा? आंसर, इसका आयन बनेगा एक्स का -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ए आंसर। फॉर्म बाई द एटॉमिक नंबर एक्स इज 16, द सिंबल ऑफ आयन फॉर्म्ड बाई दिस एलिमेंट विल बी। ओके भाई साहब, क्यों भैया y-2 क्यों ले लिया? अरे ये तो मजाक कर रहे हो आप हमसे। आपने सिंबल x लिया है ना, तो आपने सिंबल अगर x लिया है तो आंसर में x की पावर -2 होगा। y की पावर -2 क्यों ले लोगे भाई? ये तो कंफ्यूज हो गए आप। ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर इसका हमारा ए ही है। ए होगा x की पावर 2 माइनस या x की पावर -2। ओके, हाँ, क्योंकि सल्फर का जो आयन बनता है दैट इज इक्वल टू S-2 बनता है। सो करेक्ट, हमारा आंसर सही है। 56 क्वेश्चन नंबर देखिए। आउट ऑफ द KCl, HCl, CCl, 4NaCl कौन सा कंपाउंड आयनिक नहीं है? बताया था बेटा आयनिक मतलब मेटल नॉन मेटल। मेटल है हाँ, नॉन मेटल है हाँ, मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। ये भी क्या है? नॉन मेटल है। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मतलब ये वाला आयनिक कर गया क्वालिफाई, ये कर गया क्वालिफाई। ये दोनों आयनिक क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, HCl एंड CCl4। आपको पता है कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला कंपाउंड आयनिक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? कोवेलेंट होता है। बिल्कुल सही, डन। देखिए 57 क्वेश्चन। एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद एलिमेंट वाई टू फॉर्म अ कंपाउंड जेड। भाई साहब आपके पास में एक एलिमेंट एक्स है, ये एलिमेंट वाई के साथ रिएक्ट करता है, एक कंपाउंड जेड बनाता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते चलो। एलिमेंट एक्स एलिमेंट वाई के साथ रिएक्ट करता है, कंपाउंड जेड। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जेड एटम ऑफ एक्स लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ओके माय डियर, मतलब एक्स ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब एक्स का बन गया पॉजिटिव आयन। ईच वेयर एस एटम ऑफ वाई गेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच, मतलब बेटा वाई का एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मतलब पक्का बेटा इनके बीच में आयन बन रहे हैं, मतलब ये बनने वाला कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है। हाँ, तो मतलब आप जो जेड हमसे छिपा रहे हो मत छिपाओ, क्योंकि जेड बन चुका है आयोनिक कंपाउंड। क्या बन चुका है? आयोनिक कंपाउंड। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन, नॉट पे ताला लगाना, नॉट शोन बाय कंपाउंड जेड। जेड के द्वारा, आयनिक कंपाउंड के द्वारा कौन सी प्रॉपर्टी नहीं दिखाई जाएगी? आ जाओ भाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट बेशक दिखाई जाएगी। लो मेल्टिंग पॉइंट, अरे क्यों दिखाई जाएगी? जब मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो लो कैसे हो सकता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई हाई होते हैं। अक्रेंस एज सॉलिड, हाँ मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये भी सही बात है। केवल लो मेल्टिंग पॉइंट गलत बात है, तो इसका करेक्ट आंसर लो मेल्टिंग पॉइंट विल बी द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, डन। पहले चलिए 58 क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आयनिक इन नेचर। चलो ढूंढो भैया नॉन मेटल। नॉन मेटल पहले ही दिख गया, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्लोराइड है, तो ये हो गया एक आंसर आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। नॉन मेटल, नॉन मेटल। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। यहाँ पे अमोनियम पार्ट प्लस में होता है, क्लोराइड पार्ट माइनस में होता है। अमोनियम क्लोराइड, ये मेटल, नॉन मेटल। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है बेटा, कार्बन के साथ 4 क्लोरीन लगे होते हैं, ये बनाते हैं कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है ना? CCl4, डन। 59 क्वेश्चन देखिए। द रिचार्जेबल बैटरी आर यूज्ड इन मोबाइल फोन हैंडसेट इज यूजली। बेटा आप लोग जानते हैं मोबाइल में जो बैटरी यूज होती है उसको लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं। अगर आपने मोबाइल की बैटरी कभी खोल के देखी है तो उसमें लिखा रहता है लिथियम आयन बैटरी। ओके, तो मोबाइल के अंदर ये बैटरी यूज होती है लिथियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। द नोबल गैस हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ऐसी कौन सी नोबल गैस है जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? हीलियम, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 होता है, तो हीलियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी हीलियम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 63। अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम। एक ऐसा कोवेलेंट, कल ही बताया था बेटा मैंने, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल। और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा आंसर? बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, 1 2 3 और 4। इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए।
64 क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन देम, अभी बता दी मैंने बेटा, ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, नाइट्रोजन में। तो एक तो हो गया नाइट्रोजन, बस इसी में आंसर है, तो आपका आंसर यहीं से मिल जाएगा, नाइट्रोजन। एंड इथाइन, इथाइन में अभी आपको पढ़ाऊंगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ये कंपाउंड होता है बेटा, ये देखो इथाइन, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, देखो बेटा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसको बोलते हैं हम लोग इथाइन, क्या बोलते हैं इसको, इथाइन। तो ये कार्बन कंपाउंड में पता चल जाएगा। फिलहाल आंसर आपका नाइट्रोजन से मिल रहा है आपको, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स डबल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड, इसमें से और कौन सा कंपाउंड है जो डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड भी रख रहा है? तो देखते देखते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, कल मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग, दोनों तरफ डबल बॉन्ड, भूल जाओ। अगला ऑक्सीजन की बॉन्डिंग देखिए, दोनों तरफ एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसमें भी नहीं होगा। देन इसके बाद C2H4, बेटा देखो कार्बन एक दो, तो कार्बन में 4 हाइड्रोजन है, तो बेटा एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 1 2 3 तो पूरी हो चुकी हैं, मगर बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है कि जो C2H4 है, C2H4, इसमें क्या मिल रहा है, एक डबल बॉन्ड भी है और एक सिंगल बॉन्ड भी है। तो करेक्ट आंसर होगा C2H4, है ना। ये कार्बन कंपाउंड में ये क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड? तो अभी मैंने आपको बताया था बेटा एथिलीन, है ना, अभी मैंने आपको बताया था, सॉरी इथाइन, इथाइन, इथाइन। तो मैंने बताया था सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो कार्बन की 3 वैलेंसी यहाँ हो गई है, तो एक यहाँ से पूरी होगी और एक यहाँ से पूरी होगी। तो करेक्ट आंसर होगा इथाइन। क्या होगा इसका आंसर, इथाइन। इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, डन। देखो बच्चों, इथाइन में यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और साथ में सिंगल बॉन्ड भी 2 मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना। तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड भी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, अ जिंक कोर गिव CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड, आइडेंटिफाई द ओर विद केमिकल फार्मूला। बेटा देखो, कह रहा है एक जिंक और गिव CO2, भैया एक जिंक की और है जो CO2 देगी, तो CO2 कौन दे सकती है, जो कार्बोनेट होगा। तो जिंक का कार्बोनेट क्या बनेगा, जिंक की वैलेंसी +2 और कार्बोनेट की वैलेंसी -2, कैंसिल कैंसिल, आंसर हो गया ZnCO3। तो जिंक का कार्बोनेट बनेगा ZnCO3, कैलामाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई आयरन शीट्स आर कोटेड विद जिंक। देखो बेटा, ये आयरन की शीट है, ऑल यू नो बेटा कि आयरन के साथ रेडियली ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड बना लेगा। और आयरन का जो ऑक्साइड होता है बच्चों, वो अनस्टेबल होता है, मतलब टूट टूट करके गिरने लगता है, ज्यादा मजबूत नहीं होता है, ड्यूरेबल नहीं होता है ज्यादा देर तक। बट बेटा यदि आप इसके ऊपर जिंक की कलर कर देंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे, जैसे मान लो आपने इसके ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा दी, या आपने जिंक का इसके ऊपर कोटिंग कर दिया, पोत दिया इसके ऊपर जिंक, तो क्या होगा बेटा कि जिंक से ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन आकर के जिंक के साथ ट्रीट करके क्या बनाएगा बेटा, जिंक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। अब ये जो जिंक ऑक्साइड होगा ना बेटा, ये जिंक ऑक्साइड अंदर वाले आयरन को सेव कर देगा। ये क्या होता है बेटा, ये स्टेबल होता है। क्या होता है ये, स्टेबल, मतलब जल्दी से हटता नहीं है और स्टेबल होता है, खराब भी नहीं होता। तो इसकी वजह से अंदर वाला जो आयरन है वो क्या रहेगा, सेफ रखेगा। तो इसलिए जिंक इज अ रिएक्टिव मेटल एंड एक्शन ऑफ एयर ऑन जिंक मेटल फॉर्म्स अ वेरी थिन कोटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड। यस, जिंक ऑक्साइड ऑल ओवर विच इज हार्ड एंड इम्परसिवस परवियस टू एयर। मतलब ये हार्ड होता है और इतना हार्ड होता है कि इसके अंदर फर्दर एयर अंदर घुस नहीं सकती, चाहे कितना सिर मार ले, अंदर एयर नहीं जाएगी। फायदे में क्या हो जाएगा, आपका आयरन बिल्कुल अंदर सेफ रहेगा, मजे में, आयरन की जिंदगी मजे में। और जिसकी वजह से आयरन का कोरोजन जो है रुक जाएगा और जिंक मेटल का भी कोरोजन रुक जाएगा। जिंक मेटल का कोरोजन क्यों रुक जाएगा, क्योंकि जिंक के ऊपर एक परत चढ़ जाएगी, वो उसके आगे आने वाले कोरोजन को रोकेगी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, कार्बोनेट एंड सल्फाइड आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बेटा बच्चों, आपको ये बताया गया था कि कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को क्यों ऑक्साइड में बदला जाता है, ये आपके टेस्ट पेपर का क्वेश्चन था। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर जो होते हैं, इनको ऑक्साइड ओर में बदला जाता है क्योंकि ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करना कंपैरेटिवली आसान है। मतलब ऑक्साइड ओर से ऑक्सीजन को छुड़ाना आसान है, ठीक है ना, मगर सल्फोनेट और कार्बोनेट ओर को अलग करना आसान नहीं है। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बिकॉज इट इज easier to obtain metal from their oxide than from carbonate or sulfide. Reductions takes place here. यहाँ पे बड़े आराम से रिडक्शन हो जाता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यदि जिंक ऑक्साइड बन चुका है तो जिंक ऑक्साइड में आप कार्बन दे देंगे तो कार्बन आसानी से इसका ऑक्सीजन खींच लेगा और जिंक को अलग कर देगा, तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑक्सीजन, इसको ऑक्साइड में बदलना जरूरी होता है, ऑक्साइड में बदलना
जरूरी होता है, क्योंकि सल्फाइड का और कार्बोनेट का रिडक्शन, उससे कार्बोनेट और सल्फाइड सल्फर को अलग करना इतना आसान नहीं होता है जितना कि ऑक्सीजन को अलग करना आसान होता है। डन। व्हाट इज एन अमलगम? अमलगम क्या है भाई साहब? अमलगम इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल, अमलगम इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल विच इज एन एलॉय ऑफ मरकरी। हाँ, देखो बेटा, अगर आप मरकरी के साथ, अगर आप मरकरी, मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है, अगर आप मरकरी के साथ कोई, अगर आप मरकरी के साथ कोई मेटल मिला देंगे, अगर आप मरकरी के साथ कोई मेटल मिला देंगे, तो बेटा मरकरी के साथ मेटल मिलाने पर जो नई चीज में निकल करके आएगी बेटा, ये क्या रहेगा बेटा? एक प्रकार का एलॉय रहेगा। क्या रहेगा बेटा? एक प्रकार का एलॉय, क्योंकि मरकरी भी एक मेटल है और जो आप मिला रहे हो वो भी एक मेटल है। तो इस प्रकार के मरकरी के साथ जो एलॉय बनेगा, एलॉय ऑफ मरकरी को ही हम बोलते हैं अमलगम। तो व्हाट इज अमलगम? सिंपली इट इज द एलॉय ऑफ मरकरी, बस बात खत्म। मरकरी की एलॉय को हम क्या बोलते हैं? अमलगम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। देखिए क्वेश्चन 21, सिल्वर मेटल डज नॉट कंबाइन इजिली विद द ऑक्सीजन बट सिल्वर ज्वेलरी टर्निश आफ्टर सम टाइम। मैंने बताया था बेटा कि सिल्वर जो होता है ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है। द सिल्वर आर्टिकल कंबाइन स्लोली विद द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इन द एयर, फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। बेटा सिल्वर जो होती है, सिल्वर हमारे एटमॉस्फेयर में एक गैस प्रेजेंट होती है जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सिल्वर क्या करती है बेटा? इसके सल्फर से जाकर के रिएक्ट करके बना लेती है AgS, AgS ना। तो यहाँ पे सिल्वर जो होती है Ag2S, यहाँ पे बना लेती है Ag2S, सिल्वर का सल्फाइड, जिसका कलर होता है बेटा ग्रे कलर का। किस कलर का? ग्रे कलर का। तो यही कारण है कि आफ्टर सम टाइम इनका जो होता है टर्निश, ज्वेलरी टर्निशेस, मतलब थोड़ी सी हल्की सी उनका कलर डाउन पड़ जाता है ड्यू टू द कोटिंग ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट, सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्निशेस। यस, तो इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है ना, सल्फर की, जिसके कारण ये इसका टर्निशेस मतलब इसका कलर हल्का सा दब जाता है। यस, डन। राइट द कंपोजिशन ऑफ एलॉय ब्रोंज। ब्रोंज आप जानते हैं बच्चों, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल। तो ब्रोंज मेडल, ब्रोंज बेटा, ब्रोंज को हिंदी में बोलते हैं कांसा, है ना। ये कांसा, कांसा, कांसा होता है। इसे एक संस्कृत में कांस से भी बोलते हैं, कांस से पदक आपने सुना हो शायद। तो ये कांस से होता है, इसको ब्रोंज बोलते हैं बेटा इंग्लिश में। तो ब्रोंज में क्या होता है बेटा? 90% कॉपर होता है और 10% टिन होता है, और 90% कॉपर और 10% टिन को मिला करके बनता है आपका ब्रोंज, जिससे आपके ब्रोंज मेडल बनते हैं। तो ये ब्रोंज होता है। आपके घर में भी कांसा होगा, आप अपने घर में बात करिएगा मम्मी से कि कांसे की थाली मुझे दिखा दो, तो आपकी मम्मी आपको कांसे की थाली दिखा देंगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट पेपर का है, हमने दिया था। एक्सप्लेन व्हाई कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। देखो बेटा, सोडियम का ऑक्साइड आप जानते हो Na2O, और मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है MgO। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप इसकी लड़ाई कार्बन से कराओ, तो कार्बन की इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि इसके ऑक्सीजन को ये निकाल के ये अपने साथ कर ले? ये कार्बन क्यों नहीं इतनी हिम्मत कर पाएगा? बेटा अभी एक गधे ने बोला कि कार्बन लेस रिएक्टिव है ना। ये बात आधी सही है, मगर सुनो बेटा, इसका पूरा रीजन मैंने आपको टेस्ट में बताया था। बेटा एक टर्म होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा चाहत का मामला है। किसका मामला है? चाहत का। तो यहाँ पर सोडियम की जो बेटा चाहत है ऑक्सीजन से ज्यादा है और कार्बन से कम है। तो अपनी पुरानी चाहत को छोड़ करके क्या अपनी नई चाहत के साथ जाएगा? ये नहीं जाएगा। सिमिलरली बेटा यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ इसकी चाहत ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए ये कार्बन के साथ नहीं जा पाएगा। हाँ, कार्बन लेस रिएक्टिव है बेटा, कार्बन लेस रिएक्टिव है तो इसलिए ये इसको रेड्यूस नहीं कर पाएगा, इससे ऑक्सीजन नहीं उड़ा पाएगा। कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम एंड सोडियम। कार्बन कैन रेड्यूस, कार्बन कैन रेड्यूस ऑक्साइड ऑफ जिंक। तो कार्बन अगर आप जिंक के साथ लड़वाते आप कार्बन को, तो जैसा मैंने अभी पर एग्जांपल दिया था, देखो ये यहाँ पे दिया था मैंने कि बेटा अगर ये रिएक्शन जिंक के साथ होती, ये देखिए, तो जिंक ऑक्साइड होता तो कार्बन इसके ऑक्सीजन को उड़ा ले जाता, ठीक है ना। यस, गाना गाता, मैं तुझको उठा लाऊंगा तेरे घर से, ठीक है ना। ये देखिए, तो यहाँ पे कार्बन तो उठा लेता, मगर यहाँ पर कार्बन की ताकत नहीं है कि सोडियम ऑक्साइड से या मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को उठा ले। जिंक कैन नॉट रेड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम सोडियम बहुत रिएक्टिव है, उनकी चाहत बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। यस, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेम आउट द मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय फर्स्ट रिडक्शन विद कार्बन। भैया कार्बन के साथ रिडक्शन अभी बताया था मैंने कौन करता है? जिंक ऑक्साइड। तो जिंक जो होता है, जिंक मेटल आप इससे रिड्यूस करके निकाल सकते हो। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, बेटा इलेक्ट्रोलिटिक में आपको पता है सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम बेटा हाईली इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो सोडियम पोटेशियम। नेक्स्ट, रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। बेटा एल्यूमिनियम को किसने अलग किया था? मैग्नीज ने अलग किया था। यस, तो यहाँ पे मैग्नीज ने अलग कर दिया था, सॉरी,
Mn। मैग्नीज, रिडक्शन विद हीट एलोन, केवल गर्म करने से कौन रिड्यूस होता है बच्चों? मरकरी। एक रिएक्शन मैंने आपको लिखाई थी HgS, देखिए इसमें वापस आपकी जो होती है आपकी ऑक्सीजन आती है, उसको गर्म करने बस से ये SO2 अलग कर लेता है, और SO2 निकल आता है। आपने पूछा था उस समय सिनेबार, है ना, तो SO2 अलग हो जाती है, तो ये है मरकरी। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, एक अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? डिस्क्राइब विद वन एग्जांपल हाउ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स विच आर इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड। बेटा कह रहा है कि मॉडरेटली रिएक्टिव जो एलिमेंट है उनको आप कैसे अलग कर पाओगे। बेटा देखो, शुरुआत में आपके रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं हाईली रिएक्टिविटी वाले का, न, का, ओके। इसके बाद में बेटा आ जाता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो मॉडरेटली वाले हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, है ना, ये मॉडरेटली रिएक्टिविटी वाले यहाँ से लगभग जो होते हैं आपके मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक से मॉडरेटली रिएक्टिविटी वाले शुरू हो जाते हैं। तो द मॉडरेटली रिएक्टिविटी मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड। आपको बताया था हमने कि जैसे बेटा आपके पास में यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को अलग करने के लिए उसका पहले आप क्या बनाओगे? ऑक्साइड बनाओगे। क्या बनाओगे? ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम भी है मान लो, तो कैल्शियम भी मॉडरेट में चलो मैग्नीशियम ले लो पहले। तो मैग्नीशियम अपना क्या बनाता है बेटा? कार्बोनेट और बनाता है, MgCO3। क्या बनाता है? कार्बोनेट और। आपको बताया गया था कार्बोनेट और के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है? कैल्सिनेशन। क्या यूज होता है बच्चों? कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन करने के लिए आप क्या करोगे? इसको आप लेस ऑक्सीजन में हीट करोगे। लेस ऑक्सीजन में क्या करोगे? हीट करोगे। तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम के ऑक्साइड में, और CO2 गैस क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। अब क्या बन गया? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो देखो, द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड बना है इसका आप रिडक्शन करा दो, MgO का क्या करा दो? रिडक्शन करा दो। किससे कराओगे रिडक्शन? जो कर सके, या तो कैल्शियम से करवा दो या एल्यूमिनियम से करवा दो। तो जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी वो ऑक्सीजन उसके पास चला जाएगा। रिडक्शन विद कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन जिंक सल्फेट इज स्ट्रांगली हीटेड इन एयर फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड। ये देखो बेटा, जैसे जिंक सल्फेट आपके पास में आ गया, कोई और है जिंक सल्फेट का, आप इसको गर्म करोगे क्योंकि सल्फेट और है। तो आपको बताया था बेटा सल्फाइड और जो होती हैं उनको क्या करना पड़ता है? स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, रोस्टिंग करनी पड़ती है। तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, ZnO। यस, हीटेड विद कार्बन, है ना, सॉरी जिंक, यस, क्या है? दिस इज कॉल्ड व्हेन जिंक सल्फेट इज स्ट्रांगली हीटेड इन एयर इट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को किनारे लगा दो, वो हमारे किसी काम का नहीं है। दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग। जी हाँ, जब सल्फर होता है तो वहां पे रोस्टिंग लगती है, हाई टेम्परेचर पे आप, और सफिशिएंट ऑक्सीजन पे, मतलब ज्यादा एनर्जी दोगे, ज्यादा ऑक्सीजन दोगे तो ये ज्यादा गर्मी पकड़ेगा। जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन। अब यहाँ से जिंक ऑक्साइड को निकाल लो, इसको क्या करना था आपको? इसका ऑक्सीजन हटाना था, मतलब इसको रिड्यूस करना था, तो आपने कार्बन के साथ इसको रिड्यूस करा दिया। कार्बन इसके ऑक्सीजन को छुड़ा लेगा और प्योर जिंक आपका अलग हो जाएगा, एंड कार्बन टू फॉर्म अ जिंक मेटल। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि मीडियम रिएक्टिविटी वाले का या तो आप कैल्सिनेशन करोगे या तो आप रोस्टिंग करोगे। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद आप इनके ऑक्साइड बनाओगे, ऑक्साइड बनाने के बाद इनका क्या करा दोगे? रिडक्शन करा दोगे, तो प्योर मेटल आपके पास में आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 बेटा, व्हाट इज मीटन बाय रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग बेटा स्लो डिग्रेडेशन प्रोसेस। आयरन अपने आप को डिग्रेड करता है, स्लोली 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 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के कारण ये स्लोली ईटन अप, यानी कि खाता जाता है, अपने आप को खत्म करता जाता है। विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट। बेटा मैंने आपको एक एक्टिविटी कराई थी, आपने एक टेस्ट ट्यूब में बेटा नेल ले ली थी, एक में आपने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया था एनहाइड्रस सूखा करने के लिए, ऊपर पे नेल रख दिया था, तो यहाँ पे आपको याद होगा जंग नहीं लगी थी। दूसरे वाले में बेटा आपने नेल डाल दी थी और ऊपर से यहाँ पे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल आपने यहाँ पे डाल दिया था, तो ऊपर की ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाई, तो इसमें भी आपका रस्टिंग नहीं हुई। बट तीसरे वाले में आपने प्योर वाटर ले लिया और इसके ऊपर नेल को डाल दी, तो बहुत हाई अमाउंट में रस्टिंग हो गई थी। यही एक्टिविटी आपको यहाँ पे शो करनी है। व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर और वाटर, डैम्प एयर और वाटर की जगह आप मॉइस्चर लिख सकते हैं, फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, कुछ समय के लिए, इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सबस्टांस। तो ये लाल भूरे सबस्टांस से इसके ऊपर कोटिंग आ जाती है, जिस कोटिंग को रस्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ये देखिए यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, जो मैंने बोला था मोबाइल के डिब्बे में जो छोटी छोटी बॉल्स आती हैं, कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस होती हैं, पानी को सोख लेती हैं, मॉइस्चर को खा लेंगी
और आयरन नेल बैठी रहेगी ड्राई एयर में, कुछ भी नहीं होने वाला है, नो कोरोजन नो रस्टिंग। यहाँ पर देखिए क्योंकि आपने ऊपर यहाँ पे लेयर ऑफ ऑयल डाल दी है, तो ऑयल डाल दी है लेयर आपने, तो यहाँ पे मॉइस्चर तो प्रेजेंट है बट ऊपर से ऑक्सीजन का कोई कनेक्शन नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का कनेक्शन नहीं है, मतलब इसका ऑक्साइड नहीं बनेगा। ओनली वाटर, देयर इज नो रस्टिंग। बट यदि यहाँ पे एयर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, तो एयर और वाटर के कारण रस्टिंग हो जाएगी। सो देयर विल बी रस्ट। यस, ऑब्जर्वेशन पढ़ लीजिए। In the first test tube containing iron nail, we put some anhydrous calcium chloride and close the mouth with a cork. Anhydrous calcium chloride absorb all the water moisture from the damp air and present in the test tube and make it dry. In this way, the iron nail is the first test tube kept in dry air having no vapor present in it, so there will be no corrosion. यहाँ पे no rusting होगी, कोई rusting नहीं होगी. Second point, in the second test tube containing the iron nail, we put a boiled distilled water. Boiled water does not contain any dissolved air. Yes, remember बेटा, पहले आप क्या करोगे, बॉयल करोगे पानी को, क्योंकि बॉयल पानी में डिजॉल्व एयर नहीं होती है। बॉइल्ड पानी में डिजॉल्व एयर नहीं होती है। अगर आपके घर में मछली घर है बच्चों, तो मछली घर में अगर आपके पानी का पंप खराब हो गया है, तो आप नल से निकाल करके ठंडा पानी डाल सकते हैं उसमें, है ना, अगर एयर प्रोड्यूस करने वाला पंप खराब हो गया। बट याद रखिएगा बेटा, आप नल से निकाल के ठंडा पानी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि आप इसमें उबला पानी डालोगे तो उबले पानी में मछलियां मर जाएंगी, क्योंकि उबले पानी में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। This is because boiling process remove all the dissolved air from it. A layer of oil is put over the boiled water in test tube prevent the outside air mixing with the boiled water. क्या होता है, आप यदि यहाँ पर एक लेयर कर देंगे ऑयल की, तो बाहर से आने वाली ऑक्सीजन इससे मिक्स नहीं हो पाएगी। Test tube to prevent outside air from mixing with boiled water. In this way, iron nail in the second test tube is kept air free with boiled water. हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आयरन नेल होती है सेकेंड टेस्ट ट्यूब में, उसमें एयर नहीं मिलने दी जाती है ना, और आपका ये रस्टिंग अगेन यहाँ पे नहीं होती है। थर्ड टेस्ट ट्यूब में, in the third test tube containing the iron nail, we put a unboiled water so above the 2/3 of the nail is immersed. ठीक है ना, in the water and rest of the above is water exposed to the damp air. In this way, the iron nail in the third test tube has been placed in air and water together. The mouth of all the three test tube is closed with a water cork and kept aside the about 1 week. After 1 week, we observe that the iron nails kept in the all three test tube one by one. We find that no rust seen in the surface of the iron nail kept in the dry air. पहले वाले में कोई रस्ट नहीं होगा, दूसरे वाले में भी कोई रस्ट नहीं होगा, मगर तीसरे वाले में आपको रस्ट दिखाई देगा। Red brown rust will be seen on the iron nail surface kept in the presence both air and water together in the test tube. इससे पता चलता है that the rusting of iron takes place in the presence of both air and वाटर। दोनों ही कंपलसरी है, ना अकेले एयर से काम चलेगा ना अकेले वाटर से, एयर एंड मॉइस्चर, एयर एंड वाटर दोनों ही जरूरी हैं। डन।